वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। और आज हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की। इससे पहले मैं क्लास 8 की एनसीईआरटी, क्लास 9 की एनसीईआरटी, क्लास 10 की एनसीईआरटी के बारे में बात कर चुका हूं। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 की। जी हाँ, इसमें क्लास 11th की एनसीईआरटी हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें जो टॉपिक्स रहते हैं वो हमारे ऑलरेडी जो हमने पीछे वाली बुक्स कंप्लीट की उसी में रहेंगे। आज हम बात करेंगे कि आखिर हमें क्लास 12 की एनसीईआरटी में से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक छोड़ने हैं। काफी बड़ी बुक है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उन चीजों पे आप बात करेंगे और डेफिनेटली आपको फायदा भी होगा। कौन कौन से टॉपिक, एंड प्लीज जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो आप स्किप कर देंगे। इसमें जो पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे, इस टॉपिक में जो पहला टॉपिक है ये है द हड़प्पन सिविलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आप ऑलरेडी क्लास 6 की एनसीईआरटी में भी पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पे जब हड़प्पन सिविलाइजेशन आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और जानकारी मिलेगी। सो पहला टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट इसमें है, इसमें आप लोगों को किन किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको मिलेंगे ब्यूरल्स के बारे में जानकारी। बड़ी अच्छी से पढ़ना पड़ेगी ब्यूरल्स के बारे में, यानी कि कब्रें जो थी वहां पे उनके बारे में। तीसरी चीज यहाँ पे आपको बताया जाएगा बीड्स के बारे में। बीड यानी कि पत्थर जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इंस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल किया गया। इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी यहाँ से पूछता है, तो आप यहाँ पे इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगली चीज आपको पढ़ा पढ़ा करना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पे प्लानिंग हुआ करती थी, यानी कि टाउन प्लानिंग के बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए इतने ही पॉइंट जो हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट में से, क्लास 12 की एनसीईआरटी। तो ये हमें किस चीज के बारे में बताएगी बेटा? तो ये हम लोगों को एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बता रही है, क्योंकि ये जो बुक लिखी गई है ये मिक्स है, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, यानी सारा दिया हुआ है। ये हो गया चैप्टर नंबर फर्स्ट। आई बात करते हैं कि सर चैप्टर नंबर 2 में हमें क्या पढ़ने की जरूरत है। तो आई विल से आप चैप्टर नंबर जो 2 है उसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना कुछ दिया नहीं है। तो चैप्टर नंबर 2 हमारा यहाँ पे स्किप हो जाएगा। इवन चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है उसको भी आप स्किप करेंगे, नो चैप्टर नंबर 3। देन कम टू द चैप्टर नंबर 4 जो ट्रेवलर्स के बारे में 16 सेंचुरी में बताया गया है, ये आप पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 जो है दैट इज रिगार्डिंग थ्रू द आई ऑफ, याद रखिएगा, थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स। यहाँ पे थोड़ा बात आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ट्रेवलर्स जो है उस समय ट्रेवल किया करते थे। ऑफ 10 टू, यहाँ से 10 टू 16 सेंचुरी तक की बात की गई है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जो है कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज देख लीजिएगा, बुक में मेंशन है, कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कास्ट सिस्टम में आपको पढ़ने को मिलेगा 4 कास्ट के बारे में, जिसमें सबसे पहले आप बात करेंगे ब्राह्मण्स की, कि ब्राह्मण्स लोग किस तरीके से उस समय जो है ट्रेड किया करते थे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्षत्रियास के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जो कि एंशियंट हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आप पढ़ेंगे वेश्यास लोगों के बारे में, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट एंड द फाइनल विल बी शूद्रास। एक तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पे जब इस चैप्टर को आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कि उस समय जो है प्रॉपर्टीज किस तरीके से डिवाइड की जाती थी, और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज ब्राह्मण्स के पास होती थी, उनको क्यों दी जाती थी, क्यों राजा उन लोगों को ये देते थे। तो एक छोटा सा मैं ये कह सकता हूँ कि एक फ्रेमवर्क दिया गया है। उतना ज्यादा नॉलेज इसमें है नहीं, फिर भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगला जो टॉपिक है वो है पीजेंट्स एंड द जमींदार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये मिडाइवल हिस्ट्री में भी कवर किया जाएगा। यहाँ पे अगला टॉपिक है पीजेंट्स, जमींदार, इनके बारे में आपको बताया गया है। और आप जानते हैं कि मध्यकालीन जो है वो इन्हीं के ऊपर, एंड द स्टेट कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। यहाँ पे काफी सारी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पे ये पढ़ने को मिलेगा कि विलेज की कम्युनिटीज कैसी हुआ करती थी, यानी उस समय भारत के अंदर कम्युनिटीज किस तरीके से बनती थी। पहली चीज यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर कैसे हुआ करता था, कौन से लोग जो है एग्रीकल्चर करते थे। और यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं कि एग्रीकल्चर को क्या क्या बोला जाता था उस समय, एग्रीकल्चर के नाम क्या दिए जाते थे, पीजेंट्स की लैंड को क्या बोला जाता था। यहाँ पे आपको इरिगेशन के बारे में पता चलेगा कि इरिगेशन फैसिलिटीज कैसी हुआ करती थी। और जमींदार लोगों के बारे में एक पूरी सी कहानी दी है कि जमींदार कौन हुआ करते थे और किस तरीके से ये जो है रूल किया करते थे, रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करते थे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम,
और यहाँ पे आप पढ़ेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे आपको मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में भी काफी सारी चीजें पता चलेंगी। सो आई होप कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो अगले चैप्टर जो है वो आपको मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से लिया गया है, द रिवोल्ट ऑफ 1857। आप रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी, लेकिन यहाँ पे फिर से पढ़ना पड़ेगा द रिवोल्ट ऑफ 1857 में। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या मिलेगी, तो पता ये चलेगा कि एरियाज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कौन कौन से एरियाज जो है उस समय रिवोल्ट ऑफ 1857 में इंक्लूड थे, ठीक है। एक रिप्रेशन के बारे में पढ़ने को मिलेगा, पूरा एनसीईआरटी में रिप्रेशन के बारे में बताया, कैसे इन्होंने कंट्रोल किया, अंग्रेजों ने कौन कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की उसके बारे में। पैटर्न ऑफ द रेबिलियन, एक वर्ड जो है बहुत अच्छा यूज किया गया है, पैटर्न ऑफ रेबिलियन, ये पढ़िएगा प्लीज। पैटर्न ऑफ रेबिलियन कैसा था, एक्सट्रीम्स था, कौन कौन से लोग इसमें अटैक कैसे कर रहे थे। फिर आपको यहाँ पे अवध के बारे में पढ़ने को मिलेगा। अवध के बाद आप जो है इसी में सब्सिडरी अलायंस के बारे में पढ़ेंगे, सब्सिडरी अलायंस किया गया था। सब्सिडरी अलायंस के बाद आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्लिप्स मिलेगा आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है तो वो आपको फायदा देगा। अगला चैप्टर आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, एक तो इसमें चैप्टर दिया है कॉलोनियल सिटी और अर्बनाइजेशन और आर्किटेक्चर कैसा था, वो आप छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज रिगार्डिंग महात्मा गांधी। बेटा प्लीज ये पढ़िएगा, महात्मा गांधी के बारे में एक टॉपिक, एंड द नेशनल मूवमेंट। यहाँ पे नेशनल मूवमेंट्स की बात की गई है, जो मूवमेंट्स हम पढ़ते हैं नेशनल मूवमेंट में। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गई, और सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, सीडीएम मूवमेंट, एंड बियॉन्ड उसके बाद क्या क्या हुआ। अब देखिएगा कि इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में भी बात की गई है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये इसी में मिलता है, क्योंकि क्लास 10 की एनसीईआरटी में आपको क्विट इंडिया मूवमेंट की कोई बात नहीं की गई थी। यहाँ पे आपको बताया जाएगा साल्ट मार्च के बारे में, तो अच्छे से लिखा है साल्ट मार्च गांधी जी कैसे स्टार्ट करेंगे, साबरमती आश्रम से लेके कहाँ तक। उससे पहले आपको इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बताया जाएगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने कैसे स्टार्ट की, फिर विड्रॉ क्यों की गई। रोलेक्ट एक्ट के बारे में बताया जाएगा, बहुत अच्छा है, क्लास 10 की एनसीईआरटी में भी वैसे दिया था, यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। खिलाफत मूवमेंट के बारे में भी यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा, तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा खिलाफत मूवमेंट के बारे में क्या क्या चीजें दी गई हैं। उसके बाद आपको गांधी के बारे में बताया जाएगा कि गांधी एक पर्सनैलिटी के तौर पे आप उनको कैसे देखते हो, और वो कितने इंपॉर्टेंट थे, किस तरीके से जो है वो चीज़ों को बहुत यूनिक वे में लेके चलते थे। और इसके बाद एक है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा, यानी हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया, जो ऑलरेडी हम पॉलिटी में करते हैं। लेकिन एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज देख लीजिएगा। यहाँ पे एक चैप्टर आपको मिलेगा भक्ति, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, प्लीज ये पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिडाइवल हिस्ट्री का सबसे फेवरेट टॉपिक माना जाता है, और इस एनसीईआरटी में इसको बहुत अच्छे से दिया है। बहुत अच्छे से मतलब यानी हर एक चीज के बारे में यहाँ पे बताया है। सबसे पहली चीज अगर आप देखेंगे तो भक्ति मूवमेंट में आपको ये बताएगा कि यहाँ पे विमेन्स लोगों का क्या रोल था भक्ति मूवमेंट में। दूसरी चीज आपको ये बताई जाएगी कि यहाँ पे जो शिवा के चाहने वाले थे वो किस तरीके से क्या कर रहे थे। विष्णु के बारे में यहाँ पे बताया गया है, बहुत अच्छे से संक्षेप में लिखा हुआ है, ठीक है, ये पढ़ना है। फिर यहाँ पे आपको एक और चीज पढ़नी पड़ेगी इस्लाम के बारे में, यानी इस्लाम कैसे फैला, गॉड की किस तरीके से बात हुई। जक्त के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में नॉर्थ इंडिया की बात की गई है कि नॉर्थ इंडिया में किस तरीके से भक्ति मूवमेंट फैली, फिर नॉर्थ इंडिया से फिर साउथ इंडिया में किस तरीके से आ गई। क्रिश्चियनिटी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब चस्ती मूवमेंट जो है वो किस तरीके से फैली, चस्तीज एक मूवमेंट है, मुस्लिम की मूवमेंट है। तो ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छे से एक बड़ा ही डिफरेंट फॉर्म में जो है वो बात की गई है। सो प्लीज आई होप ये चैप्टर भी आप देख लें। उसके बाद एक और चैप्टर है इसमें जिसमें हम बात करेंगे विजयनगर अंपायरा। विजयनगर नगरा जो है एक बहुत ही बड़ा अंपायर रहा था, आप सब जानते हैं, और इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत हरिहरा एंड बुक्का ने बनाया था। अब देखिएगा कि विजयनगर अंपायर में आपको पूछेगा कि यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज के बारे में बताइए, यानी क्यों लोग हर कोई जो है इस एरिया को कवर करना चाहता था, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे भी आपने देखा होगा। फिर वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात करने के बाद आपको ये बताएगा कि यहाँ का अर्बन सेंटर कैसा था, यहाँ पे अर्बन
सेंटर के बारे में बात की गई है, तो प्लीज वो भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे आपको लोटस महल के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि इन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी बहुत काम किया है। और एक और टेम्पल की बात की गई है यहाँ पे, हजारा रामा टेम्पल। ये देख लीजिएगा, ये आर्ट एंड कल्चर में रामा टेम्पल के बारे में बात की गई है। और या इस सेंटर के बारे में आपको एक और चीज है कि आप जब पढ़ेंगे तो गोपरम्स क्या हुआ करते थे, ये आपको याद है कि टेम्पल्स में यूज किया जाता था। डिस्कवरी ऑफ हम्पी के बारे में यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से दिया गया। सो गोइंग टू बी अ वेरी वेरी मस्ट, जो है बहुत ही मजेदार लिखा हुआ है। आई थिंक आपको फिर और करने की कुछ जरूरत नहीं है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी दैट क्लास 12th एनसीईआरटी में जो भी मैंने अभी अभी टॉपिक लिखाए हैं बहुत महत्वपूर्ण है भाई। बहुत ज्यादा प्री के क्वेश्चन यहां से निकलते हैं, और इसके अलावा आप कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो टॉपिक आपके यूपीएससी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि काफी सारे चैप्टर्स हैं। तो मैंने कुछ ही चैप्टर दिखाए। रीजन उन चैप्टर को लिखाने का यही है कि क्लास 12 की एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स में जो एनसीईआरटी यूपीएससी को चाहिए, सिर्फ माइंड मैप के थ्रू बनाएंगे और वही चीजें पढ़ेंगे जो मैंने मेंशन की है। एंड प्लीज, अगर आप में से कोई वाकई में सीरियस कैंडिडेट है तो प्लीज उसके नोट्स भेज दीजिएगा, ताकि ग्रुप में मैं शेयर कर पाऊं उन बच्चों के लिए जो बच्चों को पता नहीं है कि एनसीईआरटी से क्या क्या चीजें पढ़नी है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होगा कि क्लास 11th कहाँ गई। तो बेटा, क्लास 11th की एनसीईआरटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 11th की तमिलनाडु यूज होती है। कल मैं आपको क्लास 11th की तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।